नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को सख्त संदेश दिया कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर प्रदेश छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब बाहुबल और डर के साए में नहीं बल्कि कानून की छत्रछाया में चलेगा। यूपी को विकास के पथ पर ले जाने को संकल्पित हो चुकी सरकार अब कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अपराध मुक्त प्रदेश के मकसद के साथ सरकार ने ऑपरेशन क्लीन के जरिए सरकार के इकबाल का असर भी दिखाया और अपराधियों पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स के बीच बाहुबलियों पर भी नकेल कसनी शुरू कर दी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी के बेटे की 2 इमारतों पर बुलडोजर चला दिया है। उधर पूर्व सांसद अतीक अहमद की प्रयागराज में 25 करोड़ की 5 संपत्तियां कुर्क कर दी गई। कुल मिलाकर अब तक अपराधियों की 300 करोड़ की संपत्ति जब्त योगी सरकार कर चुकी है। संदेश साफ है कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस। सरकार के वार पर पनाह मांगते सूरमाओं के हालात और समाज पर इसके असर पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप खबर समझ लीजिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। अली बली या हो खलबली, योगी के आगे किसी की ना चली। बाहुबली मुख्तार पर चला योगी का हंटर। अंसारी के बेटे की 2 इमारतों को बनाया खंडहर। ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स के बीच बाहुबलियों पर योगी सरकार का चाबुक लगातार चल रहा है। अतीक अहमद के साथ साथ बाहुबली मुख्तार अंसारी भी योगी सरकार के रडार पर हैं। और अब जो कदम अंसारी के खिलाफ उठाया गया है उसे देखकर माना जा रहा है कि इतना बड़ा एक्शन लेने की हिम्मत अभी तक किसी सरकार की नहीं हुई थी। दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी के बेटे की 2 इमारतों पर बुलडोजर चला दिया। एलडीए ने लखनऊ के डालीगंज में बने मुख्तार अंसारी के बेटों की 2 इमारतों को जमींदोज कर दिया है। अंसारी के बेटों की 2 इमारतें जमींदोज। योगी के तेवर से उड़ने लगे बाहुबलियों के होश। बता दें कि इस कार्रवाई के लिए एलडीए और पुलिस प्रशासन समेत 250 से अधिक पुलिसकर्मी और 20 से ज्यादा जेसीबी लगाई गई। मौके पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर अंसारी की टीम के साथ झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ कर भगाया। एलडीए ने सुबह सवेरे बुलडोजर चलवाकर मुख्तार के ठसक की वो इमारत गिरा दी जिस पर उसके रसूख की दबंगई तामील हुई थी। आपको ये भी बता दें कि दोनों पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर 2 मंजिला इमारत बना ली गई थी, जिसके खिलाफ 11 अगस्त को शस्त्रीकरण आदेश जारी किया गया था। एक तरफ मुख्तार गैंग के सदस्यों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, वहीं योगी सरकार अब अंसारी की गैंग गुर्गों और मददगार तत्कालीन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने के मूड में है। पूर्वांचल ही नहीं बल्कि लखनऊ तक मुख्तार की मिल्कियत और दबंगई के साम्राज्य पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस गैंग के सदस्यों के शस्त्र लाइसेंस भी रद्द कर रही है। अब तक करोड़ों की संपत्ति सीज कर चुकी है। अतीक अहमद पर भी लगातार चल रहा है सीज। पूर्व सांसद अतीक अहमद पर यूपी 50 करोड़ की 5 संपत्ति। अहमदाबाद
गलती आपको देखिए कि पता है नहीं हो सकती, लेकिन उनकी गाड़ियों को कुछ कानून था, कानून की नजर में है, बहुत बड़ा एक्शन कर रहे हैं। सरकार में जो हर तरह की एक्टिविटी करता रहा, हर तरह का जो अपराध कर रहा तो होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। कानून का राज है कि वहां पर कानून की नजर में सब कागज होते हैं। कानून ये नहीं कहता कि हमारे साथ है, हमारी पार्टी में आ जाएगा तो हम एक्शन नहीं लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पार्टी प्रत्याशियों को देखिए और भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा आज पार्टी एमएलए चुनकर आए हैं। इनसे एमएलए है क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? उनके पास क्रिमिनल केसेस हैं, इनके आजकल कर रहा है भारतीय जनता पार्टी से धनंजय सिंह जी, आप सुना की जमानत भी हो गई, उनके खिलाफ इतने सारे उनकी प्रॉपर्टी कब जब्त होगी, उनकी प्रॉपर्टी कब पिटाई जाएगी, कब ध्वस्त होगी। तो हमारा ये कहना है कि काम निष्पक्षता से होना चाहिए, कानून के भीतर में अपराधी अपराधी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जब अपराधी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर तो उसको सौगुन ना कर जाएंगे तो सारे आप विरोधी के खिलाफ अपनाएंगे और अपराधी बैठे हुआ उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी मंशा को कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। और यही सवाल होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्शन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर इस एक्शन में कोई चूक होगा तो मैं समझता हूँ कि कानून के साथ। नवीन जी, सेलेक्टिव तरीके से कार्रवाई कर रही है आपकी सरकार, आरोप लग रहा है, जवाब दीजिए। वंदना जी देखिए, बड़ा दुर्भाग्य ये है जो लोग आतंकवादियों का धर्म नहीं खोज पाते वो अपराधियों का धर्म खोजने लगते। न आतंकवादी का कोई धर्म होता है, न अपराधी का कोई धर्म होता है। अपराधी के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, यह सब देख रहे हैं। पिछली सरकारों में किस प्रकार कार्रवाई होती थी अभी सबने देखा है और उसी कार्रवाइयों की वजह से उनको सत्ता से बाहर किया। पिछली सरकारों में के आरोपी थानों से छूट जाते थे, बलात्कार के आरोपी मुख्यमंत्रियों के साथ हेलीकॉप्टर में घूमते थे, दंगों के आरोपी मुख्यमंत्री आवास में बैठ के चाय पीते थे। और वंदना जी इतना नहीं है, अपराधियों की जाति देखी जाती थी, शहीदों की शहादत को भी हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखा जाता था। एक सीओ जियाउल हक शहीद हुए, उनके परिवार को 50 लाख मुआवजा, 2 नौकरी। एक द्विवेदी सीओ थे शहीद हुए, उनके परिवार को 20 लाख 1 नौकरी। तो पिछली सरकारें तो अपराधियों की जात के साथ साथ शहीदों की में भी जाति देखती थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनने के बाद अगर किसी ने अपराध किया तो बिना किसी भेदभाव के पुलिस को हमने छूट दी है, बिना किसी भेदभाव के वह अपराधी कितना प्रभावशाली हो, किसी जात का हो, किसी पार्टी का हो, उसके खिलाफ कार्य करिए। और इसके सारे उदाहरण है, हमने किसी के साथ नरमी नहीं बरती और जहां तक पीड़ित पक्ष की जरूरत हुई, जहां आवश्यकता पड़ी, रिमांड में हमने सीबीआई इंक्वायरी कराने लगी। एक और आरोप अभी गांधी जी लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि आपकी सरकार में जो लोग आ जाते हैं, आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। देखिए वंदना जी, हफीज भाई लॉ के प्रोफेसर हैं, बहुत जानकार हैं और अश्वत्थामा मारा गया नरोवा खुजरो कैसे किया था, जिन सज्जन की बात कर रहे थे जो उनके पार्टी में एमएलसी थे, आज हमारे पार्टी में से उनकी संपत्तियों की बात की है। देखिए, एक अपराधी द्वारा कमाई गई संपत्ति और एक अतिक्रमण या लैंड एक्विजिशन की गई संपत्ति के मामलों में बहुत बड़ा फर्क होता है। एलडीए या विकास प्राधिकरण बहुत सारे ऐसे जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होते हैं उनको शमन शुल्क लेके उनको रेगुलराइज कर देता है और संपत्ति की कर सकते हैं। हफीज गांधी जी ने अभी कई और लोगों की बात की कि उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की। धनंजय सिंह के खिलाफ एक छोटे सी शिकायत हुई, तत्काल हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया, उनको जेल भेजा, कहीं कोई हमने नरमी नहीं बरती। न्यायालय ने उनको जमानत दी है, मुकदमे हैं, इसमें कुछ माननीय भी हो गए हैं। उसमें स्वर्गीय चुलबुल सिंह एमएलसी थे, अब वो रहे नहीं। और वर्तमान में जिन अपराधियों की सूची उन्होंने अपराधी बता के दिया, उनके ऊपर अगर वर्तमान में कोई मुकदमा हो, किसी मुकदमे में पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई न कर रही हो, पुलिस ने उनको गिरफ्तार न किया हो, पुलिस ने उनके कहीं उनके प्रति शिथिलता बरती हो, नरमी बरती हो, तब आप कहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वंदना जी अगर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की है तो सुंदर भाटी के खिलाफ भी कार्रवाई की है। कार्रवाई गाजीपुर से गाजियाबाद तक हुई है। अगर मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो उमेश सिंह, रमेश सिंह काका, कुंटू सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले न्यायपालिका
और कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाले यह भूल जाते हैं कि अपराधी किसी जात के नहीं होते हैं, लेकिन ये लोग अपराधियों की भी जात को देते हैं, फिर उसके बाद ये भगवानों की मूर्तियां लगवाने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमलाकर त्रिपाठी जी, ये जो बाहुबलियों पर आज शिकंजा कसा जा रहा है, इनका साम्राज्य एक दिन में तो फलता फूलता हुआ नहीं दिखा है, बल्कि सालों लग गए। पूर्व की सरकारों में क्या इच्छा शक्ति नहीं थी या नई कार्रवाई करना चाहते थे जो आज करनी जा रही सरकार की तरफ से की जा रही है? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूर्व। वंदना जी देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक थे स्वर्गीय कृष्णानंद राय। कमलाकर जी बोल रहे हैं। नवीन जी दोबारा आपको मौका दूंगी। कमलाकर जी बोल रहे हैं। हाँ। हुई थी और राजा भैया के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। अगर आपको वंदना जी याद हो तो उस समय राजा भैया का जो उन्होंने अवैध तरीके से पूरा तालाब कब्जा किया हुआ था, कई 100 एकड़ का तालाब, उसको क्या कहेंगे, झील ही और वो हो गई, उसको भी उन्होंने उस पंधे को खत्म किया और जो है वो उसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि आपकी कार्रवाइयों का इफेक्ट क्या हो रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो अब्दुल हफीज साहब भी कह रहे थे, पिक एंड चूज। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अमरमणि त्रिपाठी जी जो कि गोरखपुर के ही हैं, मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने के बाद हुए कार्यक्रम में अमरमणि त्रिपाठी जी उनके साथ मंच पर नजर आते हैं। आप एक बात समझिए, क्योंकि उनके लड़के का वोट चाहिए था उनको एमएलसी चुनाव के लिए। आप इस तरह से अगर राजनीतिक चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइजेस होंगी तो स्थितियां बड़ी बद से बदतर होती जाएंगी। आप ये कॉस्मेटिक सर्जरी जो कर रहे हो, अभी रतन सिंह पत्रकार की हत्या हुई, इसके पहले कानपुर वाले कांड में ब्रजेश मिश्रा जी जो डिप्टी एसपी थे, उनकी हत्या, वो नेक्सस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेशन और अपराधियों का जो नेक्सस है, आप उस पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे जी? आपने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की हुई है? पूरे उसमें और बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि ये जब अपने विपक्ष में रहते हैं तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को भी बड़े ऑफेंसेस बताते हैं, और जब अपने उसमें हो जाते हैं तो सेग्रीगेट करने लगते हैं कि भुक्तल नवाब की जो अवैध संपत्तियां हैं उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। गायत्री प्रजापति जब तक सपा में होते हैं ये अपराधी होते हैं, इनके यहाँ चले जाते हैं तो साफ चरित्र हो जाते हैं। अवधेश वर्मा से लेकर के एक लंबी फेहरिस्त है जो भारतीय जनता पार्टी में नहा करके गंगा तर जाती है। बेसिकली इन्हें कोई मजबूत कार्रवाई इस लेवल पर कहीं नहीं करनी है जिससे कि स्थितियों में सुधार आ सके। रोज हत्या और लूट और बलात्कार हो रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर के साथ ये लोग किस तरीके से खड़े थे, और जो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उनको इनके मंत्री सम्मानित करते हैं। आप ये समझिए, क्या मॉब लिंचिंग करने वाले अपराधी नहीं हैं? क्या वो समाज में अराजकता नहीं फैला रहे हैं? सहारनपुर के एसएसपी ने ये बयान दिया था कि मैं कांप रहा था क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और जिसने मेरे घर पर पथराव किया और जो है वो मेरा पूरा परिवार भयाक्रांत था। ये एसएसपी का बयान था जी। तो आप ये समझिए कि किस प्रकार से ये लोग गिरोहबंदी करके और नेक्सस बना करके काम करते हैं। और अभी तक इनकी सरकारों में इसके पूर्व के भी जो डीजीपी थे, इतनी लचर व्यवस्था की स्थिति थी कि मतलब कोई समाज का कोई हिस्सा बचा नहीं था। इवन कौशाम्बी में 2 बच्चियों का बलात्कार के बाद हत्या होती है, उनके परिवार के सामने बलात्कार किया जाता है। और ठीक है सर, एके जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी हैं। एके जैन साहब, कितना बड़ा चैलेंज होता है ऐसे बाहुबलियों पर एक्शन करने का, और सरकार की कितनी बड़ी भूमिका होती है ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए, प्रशासन की कितनी मदद होती है उसमें? नहीं, सरकार की इसमें अहम भूमिका होती है और वो होनी भी चाहिए। सरकार की तरफ से इसके निर्देश जाने चाहिए। पुलिस बल का
विभिन्न विभागों के हाथ मजबूत किए जाने चाहिए कि जो इस प्रकार की अवैध संपत्तियां खड़ी कर रहे हैं, शत्रु संपत्ति के ऊपर अवैध निर्माण हो रहा है। पहली बात तो यह है कि ये निर्माण अलाउ क्यों किया गया जी। अगर हुआ है, जबरन किया गया है, तो तत्काल उसको जमींदोज करना चाहिए। जो एक्शन हुआ है इलाहाबाद में, लखनऊ में, ये काबिल तारीफ है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। इसका बड़ा व्यापक प्रभाव उत्तर प्रदेश में अन्य अपराधियों पर, बाहुबलियों पर पड़ेगा और उनके मंसूबे जो हैं वो कामयाब नहीं होने पाएंगे। ये आवश्यक होता है कि आप एक एक्शन इस प्रकार कर लें। दूसरा, ये इनकी इतनी अवैध और इनकी इतनी बेनामी संपत्तियां हैं, मैं समझता हूं कि ईडी को भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बेनामी संपत्तियों पर भी कार्रवाई करने की अनुमति होती है, उनके चार्टर में है। गैंगस्टर्स एक्ट में आप जो बेनामी संपत्ति है उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आप जो अपराध से अर्जित संपत्तियां हैं उनकी जब्ती कर सकते हैं। उनको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है कि अपराध से अर्जित संपत्तियां हैं जी। इसलिए ईडी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए और एक पूरा जबरदस्त अटैक इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज को मिलकर करना चाहिए। नवीन जी, क्या ईडी का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगा, सिफारिश की जाएगी? निश्चित रूप से वंदना जी, अपराधियों को पर नियंत्रण कसने के लिए जो भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, हम उन सबका सहयोग करेंगे, उन सबका सहयोग लेंगे जी। अभी बात हो रही थी, किसी ने राजा भैया की चर्चा की, किसी ने किसी की चर्चा की, उसी में हमारे कांग्रेस के मित्र गायत्री प्रजापति के भी विषय में बताकर, गायत्री प्रजापति हमारे साथ नहीं है। देखिए वंदना जी, फर्क समझना पड़ेगा जी। अभी कुलदीप सेंगर जी की भी चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई और मुझको लगता है कि जितनी गन फायर उस घटना में हुई, शायद आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के अलावा कहीं हिंदुस्तान में हुई नहीं थी। 400 राउंड फायर हुए थे। अपराधी पकड़े गए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धरने पर बैठना पड़ा, तब किसी प्रकार सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हुई, लेकिन इतनी लचर उसकी विवेचना हुई। अपराधियों को इतना सरकारों द्वारा संरक्षण दिया गया 10 वर्षों में, 2005 से 2015 तक 17 तक, कि उनके खिलाफ जो गवाह थे, गवाह या तो टूट गए या मार दिए गए या हॉस्टाइल हो गए, कोई विवेचना ठीक ढंग से नहीं हुई। 7 लोगों की जहां हत्या हुई थी, 400 राउंड गोली चली थी, वो सारे लोग बेदाग छूट गए, जैसे हुआ ही नहीं हो। कुलदीप सेंगर की घटना की आप चर्चा कर लीजिए। घटना हुई, शिकायत आई, हमने सीबीआई इंक्वायरी सेटअप की, 2 घंटे के अंदर सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हुई, गिरफ्तारी हुई और इतने पुख्ता तरीके से हमने सबूत इकट्ठा किए, सारी चीजें की। उसमें जो पुलिस वाले उनके मददगार थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा। आज कुलदीप सेंगर को साल भर 2 साल के अंदर सजा हो गई उस केस में। ये फर्क है सरकारों की नीयत की और नीति की। हमारी नीयत भी साफ है, नीति भी साफ है, हम किसी को बचा नहीं रहे हैं। अगर हमारी सरकार में किसी ने अपराध किया है तो हम उसके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई किए हैं, आगे भी करेंगे। किसी को भी इस आधार पर हम छूट नहीं देंगे कि वो किस दल का है, किस पार्टी का है, किस जात का है, जैसे पिछली सरकारों में होता रहा। हम किसी भी अब्दुल हाफिज गांधी जी, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल आप लोग उठाते हैं, क्या जिन लोगों का आप नाम गिना रहे थे उनके खिलाफ आपके पास सबूत है जिनको आप रख सकते हैं, जिसके आधार पर आप सवाल उठाए बीजेपी से? देखिए, सरकार के पास सारे के सारे सबूत हैं और पब्लिक भी लोग हैं जिनके मैंने नाम आपको गिनाए थे। अभी नवीन जी बोल रहे थे कि इनकी सरकार जो है धर्म देखकर, जात देखकर काम नहीं करती है और इनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम धर्म जात के नाम पर नहीं चाहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो। अपराधी अपराधी है, वो किसी भी धर्म जात का हो। लेकिन क्या ये जवाब दे पाएंगे कि जब विकास दुबे तड़प रहा था तो उसने थाने में जाके गोली मारी थी और 25 पुलिस वाले जो है मुकर गए थे। 4 महीने तक उसने जो है सरेंडर नहीं किया था और सरेंडर किया, उसके बाद इतनी लचर व्यवस्था अपनाई गई, इतनी लचर जांच की गई कि वो जेल से बाहर आ गया, उसकी जमानत हो गई, सरकार ने मैटर सही से पलटू नहीं किया गया। तो ये कहना कि सरकार बहुत भेदभाव से काम नहीं करती है, इनकी लचर व्यवस्था नहीं है, ये बेईमानी होगा। अभी नवीन जी ने, जब मैंने बुक्कल नवाब का एग्जाम्पल दिया था तो उन्होंने कहा कि हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा माफियाओं की जमीन में और इस तरह की जमीन में। जब आप सरकार में नहीं थे तो आप विपक्ष में थे, तब तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे। अच्छा, सरकार में आ गए तो कार्रवाई की आप बात कर रहे थे सर? नहीं हाफिज गांधी जी, वो तो सभी सरकारों में नजर आती है। बुक्कल नवाब की सीबीआई की आजम खान को लेकर आप जो सरकार कार्रवाई कर रही है, आपके टाइम पर तो नहीं एक्शन हुआ?
अब सुन लीजिए, आजम खान पे बकरी पायल चोरी के केसेस लगाए गए हैं, सरकार जो है बहुत अत्याचार कर रही है, उनके केस पे भी मैं आऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुक्कल नवाब जैसा ही एक केस था, कैरियर मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी ये था कि उन्होंने जमीनों पर कब्जा किया है। अगर जमीनों पर कब्जा करने के बाद आप फाइन दे सकते हैं तो कैरियर वाला भी दे सकता था, लेकिन कैरियर वाले की जो इलीगल कब्जा था उसको एलटीए ने वहां पर उसको तोड़ दिया। लेकिन नवीन जी जो है बुक्कल नवाब का इसी केस में बचाव करते हैं। तो सरकार के दो मार्ग नहीं हो सकते, क्योंकि करियर वाला आपकी पार्टी में नहीं है, इसलिए आप उसको जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ देंगे, वहां फाइन की बात नहीं करेंगे। लेकिन बुक्कल नवाब को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि बुक्कल नवाब इनकी पार्टी में और वहां ये फाइन की बात करेंगे। तो ठीक है, नवीन जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, बोले सर। देखिए वंदना जी, हाफिज भाई ने दो प्रश्न पूछे। एक विकास दुबे की बात की कि विकास दुबे ने 2001 में थाने में घुस के हत्या की थी और उसका कुछ नहीं हुआ। 2001 में उसने थाने में घुस के हत्या की थी। वो हाजिर कब हुआ? जब आपकी सरकार बनी। आपकी सरकार बनी, वो हाजिर हुआ। आपकी सरकार के समय में ही विवेचनाएं हुई जिसमें सारे पुलिस वाले हॉस्टाइल हो गए, वो छूट गया। हाफिज भाई एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे कि इतने वर्षों तक इनकी सरकार रही, क्या एक बार भी विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई? एक बार भी गिरफ्तारी नहीं हुई। विकास दुबे की गिरफ्तारी जब भी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के तत्काल बाद सितंबर में उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और यहाँ तक कि एनएसए लगाया गया। लेकिन दुर्भाग्य है वंदना जी कि जिस अपराधी के ऊपर 60-60 मुकदमे हो, कहीं न कहीं हमारी न्याय व्यवस्था की कमजोरी का फायदा उठा के वह पैरोल पर छूट के आ गया बाहर। उसके बाद इस प्रकार घटनाएं हुई। रही बात, अभी हफीज भाई बात कर रहे थे बुक्कल नवाब की। देखिए, आप भी जानते हैं, हम सारे लोग जानते हैं कि पूरे देश में जहां भी विकास प्राधिकरण है, नगर पालिकाएं हैं, कुछ निर्माण ऐसे होते हैं जो नक्शे पास नहीं होते हैं। उनको वहां के प्राधिकरण, चाहे एलडीओ हो चाहे बीडीओ हो, वह एक छूट देता है कि इतने दिन के भीतर आप इसका अगर जो समन शुल्क उसको कहते हैं, दंडात्मक शुल्क, वह जमा करके अपने निर्माण को रेगुलराइज कर लें। तो उस अवैध निर्माण को अगर आप समन शुल्क देकर रेगुलराइज कर लेते हैं, उसमें द्वारा अपराध के द्वारा कमाई गई संपत्ति से जमीन कब्जा करके बनाए हुए कंस्ट्रक्शन को आप दोनों को एक नहीं। और एक चीज का विश्वास दिला दूं आपको अमित भाई कि किसी के भी खिलाफ अगर ये चीजें सामने आएंगी कि उसने कहीं भी इस प्रकार की है जिससे समाज को में उसका भय उत्पन्न हो रहा है, या अपने क्रियाकलाप से या अपने आर्थिक उससे जो है, आप एक चीज का मैं वंदना जी और पूछना चाहूंगा, बहुत अच्छा भी याद आ गया मुझे। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो विधानसभा में हम एक बिल लाए जिसका नाम था यूपी कोका। दो प्रमुख प्रावधान थे। पहला यह था कि जिस प्रकार से सांसदों और विधायकों के लिए एक स्पेशल कोर्ट है, संगठित अपराधियों के लिए भी एक स्पेशल कोर्ट बने। तो यही समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र कहते थे कि साहब 1861 के सीआरपीसी आईपीसी में इतने प्रावधान है, आपको अलग से क्या जरूरत है? अरे साहब, जब सर्वोच्च न्यायालय सांसद विधायकों के लिए अलग कोर्ट बना सकता है तो संगठित अपराधियों के लिए क्यों नहीं बना सकता है? दूसरी बात थी, ये काम हो रहा है कि सफेद पोस्ट अपराधी टर्न पॉलिटिशियंस वर्षों से, कोई सांसद हो रहा है, कोई विधायक हो रहा है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष हो रहा है। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए जरूरी था कि इनके द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित की गई अरबों खरबों की संपत्ति को हम जब्त कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से आज कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाले हमारे विपक्ष के लोग, विधान परिषद में इनका बहुमत था, इन्होंने उस बिल को टर्न डाउन कर दिया। लेकिन फिर भी हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति। और एक चीज मैं आप बता दूं वंदना जी, यह माफिया ऐसे ऐसे क्षेत्रों में दखल रहते थे जिनको आप कभी सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता है। पिछड़ों की बात करेंगे, पिछड़ों में राज्यपाल कश्यप को अभी पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाए, लेकिन एक पुश्तैनी धंधा जो मछली का है उसमें भी ये माफिया लोग घुसे थे। गाजीपुर, मऊ, बलिया, बनारस, जौनपुर में। ठीक है, कमलाकर त्रिपाठी जी, जो अपराधियों की व्यापार को माफियाओं की तरफ कर रहे थे। कमलाकर त्रिपाठी जी, जो बड़े बड़े बाहुबलियों पर कार्रवाई की जा रही है, क्या इससे लगता है आपको कि अपराध की कमर टूटेगी, अपराधियों की नींव हिलेगी और इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? देखिए, अपराधियों पर कार्रवाई तो स्वागत योग्य होती है, इसमें कोई बात ही नहीं है, और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। लेकिन पार्शियल इफेक्ट और कंसोलिडेटेड पैन यूपी इफेक्ट में अंतर होता है। जब अपराधी को यह समझ में आता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे तो जैसे चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी के साथ भारतीय जनता पार्टी दिख रही थी, जैसे कुलदीप सेंगर के जिस बच्ची ने कंप्लेंट की थी, उस बच्ची के बाप की कस्टोडियल डेथ हुई थी पुलिस थाने में, और लव जिहाद के नाम पर न जाने कितने अपराध हुए जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा संरक्षण दिया गया।
और इनफैक्ट जो हिंदू वाहिनी के नाम से जो संगठन चलता है योगी आदित्यनाथ जी का, उसके लोग जो है वो मेरठ से लेकर के सब जगह इस कृत्यों में इन्वॉल्व थे। वंदना जी, देखना ये पड़ेगा कि गाजीपुर में मणिमंजरी राय पीसीएस अधिकारी की संदेहास्पद स्थिति में होती है और इस बात की पूरी आशंका व्यक्त की जाती है उनके परिवार के द्वारा भी कि वो उसको जो है वो इतना ज्यादा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर के उसमें जो है उसने ये कार्य किया। हाँ। आप ये समझिए उसकी मौत की वो हत्या है या वो है, इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी सेटअप नहीं होती है। आप ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पूरे पैन इंडिया अगर आप देखिए, जब जिस समय महाराष्ट्र में अजीत पवार जी ने अपना डिफेक्शन करने की बात सोची तो एक दिन के अंदर उनके ऊपर से 19 केसेस हटा लिए गए। आप ये समझिए कि अपराधी जब ये देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाओ तुम्हारे सारे अपराध माफ हैं, चाहे वो अभी फैजाबाद के जो सांसद हैं लल्लू सिंह जी, इनके ऊपर 20 दर्जनों मुकदमे होंगे हत्या के, जमीन कब्जा के, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप ये समझिए ये पूरी तरह से माफियाओं को प्रश्रय देने वाली सरकार है। ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं ये कॉस्मेटिक सर्जरी जिसको बोलते हैं कि वो दिखावे के तौर पर, ठीक है नवीन जी, के तौर पर, नवीन जी आप लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं ये बता रहे हैं कमलाकर जी, जबकि जरूरत तो सर्जिकल स्ट्राइक की है अपराध पर। क्या कार्रवाई होती है? तभी कानून व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी उत्तर प्रदेश में। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे आप लोग? हाँ। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि आप सरकार का सहयोग मत करिए। सरकार से गलती होती है तो उसको आप सामने लाइए, लेकिन कृपा करके अपराधियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को सत्ता पक्ष और विपक्ष के नजरिए से मत देखिए। अपराधियों की जात मत खोजिए और अपराधियों के मानवाधिकार को मत खोजिए, ये मेरा निवेदन है। मैं इतना कहूंगा कि अभी आज जो हुआ वह तो एक झांकी है, आगे अभी बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा धैर्य रखिए। दिक्कत क्या है वंदना जी कि जिनके शासनकाल में यह अपराधी फले फूले, आगे अगर उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो स्वाभाविक रूप से उनके जो शुभचिंतक हैं, जो उनके हितैषी हैं, आज भले वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनको कहीं न कहीं मन में पीड़ा होगी, स्वाभाविक रूप से वो आपको हमारे भी होगी। अगर हमने किसी को पाला पोसा है उसके साथ कहीं दिक्कत होगी तो हमें दिक्कत होगी, लेकिन जनता के हित में उनको छोड़िए। अपराधी किसी के नहीं होते हैं, ना अपराधी की कोई जात होती है, ना अपराधी किसी के होते हैं। वो सत्ता के साथ चलते हैं। आप सत्ता में थे, आपके साथ थे, इसलिए उनके प्रति मोह माया का त्याग करिए। सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसका स्वागत करिए। सरकार को और क्या बेहतर करना चाहिए इसके लिए सुझाव दीजिए, लेकिन वह सुझाव सकारात्मक होने चाहिए, तेरी या मेरी नहीं होना चाहिए। और रही बात वंदना जी, कांग्रेस पार्टी तो इस बात को कह के बहुत आसानी से कमलाकर जी निकल जाते हैं या कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मित्र कि साहब हम तो 30 साल से यूपी में सरकार नहीं है, इसलिए हमारी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन साहब 25 साल यूपी बेहाल आप ही नारा लगाते हैं और फिर उस दल के साथ आप मिलकर चुनाव लड़ते हैं जिसको आप कहते थे कि यह अपराधियों के संरक्षक है। तो यह दोहरा चरित्र मत कीजिए। और प्रदेश की जनता में जो लोग पुराने लोग हैं, जैन साहब बेहतर जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब माफियाओं का प्रवेश 1985 में हुआ तो किसकी पार्टी की सरकार थी, कौन कौन लोग थे, वो मैं चैनल पर नाम लेके उनको महिमा मंडित नहीं करना चाहूंगा। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, उनके जो चुनाव प्रतिनिधि होते थे वो कौन शख्स थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैंने अपनी आंख से देखा है 1987 में इलाहाबाद उपचुनाव में वीपी सिंह साहब लड़ रहे थे, कांग्रेस और सुनील शास्त्री लड़ रहे थे। आपने अपराधियों का शुभचिंतक बताया तो हाफिज गांधी साहब भी जवाब देना चाह रहे, कमलाकर जी भी जवाब देना चाह रहे। पहले हाफिज गांधी जी आप बोलिए। ठीक है नवीन जी रुकिए। किसी के सगे नहीं होते हैं, उनके ठीक है नवीन जी रुकिए सर, जो सकारात्मक सुझाव वो आप दीजिए। ठीक है हाफिज गांधी जी। देखिए मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो माफिया, जो अपराधी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी से सिंपैथी रखते हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। इनके बहुत सारे एमएलए ऐसे हैं जो कि आपराधिक रिकॉर्ड है, उनकी आपूर्त संपत्ति उन्होंने इकट्ठी की हुई है, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। आप इधर उठाकर देख लीजिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का, भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड वाले एमएलए हैं। हम तो यही चाहते हैं, सुझाव मांग रहे थे ना नवीन जी, हम तो ये चाहते हैं कि आप एक्शन लेंगे, उनकी लिस्ट जारी कीजिए। ठीक है सर सुनिए, आप एक व्हाइट पेपर लेकर आइए कि कौन कौन भूमाफिया है। 2017
सत्ता में आए थे तो आपने कहा था कि हम भू माफियाओं के बहुत सारी जमीन जो है सरकार के कब्जे में ली है, तो कौन कौन सी जमीन है वो हाफिज गांधी जी माफिया है? एक बात बताइए सर, ब्राह्मणों के लिए चेतना परिषद आप लोगों ने बना दिया, आप कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों पर जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए, जो लोग अपराधी उन पर एक्शन हो। लेकिन दूसरी तरफ आप जब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अपराधियों के खिलाफ एक्शन सही नहीं हो रहा है, सरकार उनका पक्ष ले रही है, कुछ ऐसे हैं, तो आप ऐसे एमएलएस को भी सोशल मीडिया पर उजागर कीजिए, एक अभियान चलाइए ताकि सबकी नजरों में आए। देखिए, हम अभियान भी चला रहे हैं, चलाएंगे भी, और हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि नवीन जी खुद कह रहे थे कि मेरा तेरा नहीं देखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि नवीन जी की पार्टी और सरकार उत्तर प्रदेश की ये मेरा तेरा देख रही है। हम ये मांग करते हैं कि माफियाओं पर व्हाइट पेपर लेकर आई सरकार, भू माफियाओं पर व्हाइट पेपर लेकर आई सरकार। जब ये सरकार 2017 में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम एंटी भू माफिया स्क्वाड बनाया है और हमने काफी प्रॉपर्टी जब्त की है, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता लगा कि कौन सी प्रॉपर्टी जब्त हुई है, चिन्हित कहां की है, कौन सी वो प्रॉपर्टी है, कौन से वो 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर चुकी है सरकार, ये दावा सरकार भी कर रही है, तस्वीरें भी बता रही है। 300 करोड़ की ये माफियाओं की संपत्ति जब्त हुई है, 30 अरब रुपए से अधिक की भू माफियाओं के कब्जे से संपत्ति छुड़ाई गई है। इसी लखनऊ में हाफिज जी, लखनऊ में 10 अरब से अधिक की संपत्ति। ठीक है, कमलाकर जी बोले, उसके बाद के पास में जा रहे हैं। ठीक है सर, अब्दुल हाफिज गांधी जी रुकिए सर, नवीन जी आप रुकिए, ठीक है रुकिए, कमलाकर जी बोलना चाह रहे हैं, बोले सर। कमलाकर त्रिपाठी जी आप हाथ उठा रहे थे सर। 72 अब नवीन जी बता रहे हैं, जबकि इनके स्वयं के जो वर्तमान मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर 16 आपराधिक मुकदमे दंगा भड़काने से लेकर के और जमीन कब्जा करने तक के हैं, और ये शायद अकेले चीफ मिनिस्टर होंगे जिन्होंने अपने ऊपर लगे केसेस की फाइल खुद विड्रॉ कराई है। और रही बात, आप कुंभा का कांड देख लीजिए, अपराधी इतना मनबड़ है कि 23 ट्रैक्टरों में भर करके जाता है और गांव में नरसंहार करता है। थाने में जाकर के अपराधी पुलिस वाले की हत्या करके और अपने आप को वहां से भाग जाता है। अभी कुछ दिन पहले कानपुर में जिस अपराधी को ये लोग लेकर के आते हैं, वो अपराधी बीच में से उतर के भाग जाता है और बाद में थाने में से आकर के अपनी गाड़ी भी लेकर के चला जाता है। ये तो इनकी स्थितियां हैं। आप ये समझिए, ये पूरी तरह से लचर कानून व्यवस्था का अंग है, और इसमें ये कहना कौन किस अपराधी को प्रोटेक्ट कर रहा है? सब हर व्यक्ति कह रहा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनका जात धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जो कर रहे हो वो राजनीतिक आधार पर जो है वो प्रोसिक्यूशन कर रहे हो और प्रोटेक्शन दे रहे हो। पूरे एक समाज में जो अच्छा, सुंदर भाटी गैंग हो सर या फिर मुख्तार अंसारी हो, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सर, ठीक है, क्या इन लोगों पर एक्शन नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बच्चेरी राय वाले में क्यों नहीं है सीबीआई सेटअप? इसको राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं आप? हो जाएगा कमलाकर जी, ये क्या राजनीतिक स्टंट है जो ये कार्रवाई की जा रही है? चाबुक चल रहा है बाहुबलियों पर। भाई जो ये फेस सेविंग जिसको कहते हैं वो किया जा रहा है। आप इस समय हर तरफ जब थू हो रही है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आ गए, यूपी टॉप लिस्ट पे है महिलाओं के प्रति अपराध में। आप ये समझिए, रोज बच्चियों के बलात्कार और लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। इनके यहाँ एनकाउंटर के नाम पर जो है वो कभी नोएडा में व्यापारी मारा जाता है हाईवे पर, तो कभी जो है वो विवेक तिवारी की हत्या होती है लखनऊ में जो एमएनसी का वो है। आप ये समझिए, ये जहाँ पे हिट करना है, जहाँ इनकी गर्दन फंसी हुई है, वहाँ ये क्यों नहीं उस पे कार्रवाई करते हैं? वहाँ मणिमंजरी राय वाले में जो है वो सीबीआई इंक्वायरी सेटअप करा करके दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करते हैं? उम्भा वाले कांड में सीबीआई क्यों नहीं सेटअप होती है? या उम्भा वाले कांड में इस तरह की जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं सेटअप होती जो अनबायस्ड रूप में जो है उनको करे? सारे माफियाओं को प्रदेश भर के ये, और राजनाथ सिंह जी के मैं आपको बता दूं, राजनाथ सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो कुख्यात माफिया ब्रजेश सिंह जी उनके साथ शपथ ग्रहण में मंच पर पाए गए थे, और ब्रजेश सिंह जी के जो भाई हैं वो बीजेपी से एमएलसी और उनके भतीजे जो है वो फोटो तो बहुत लोगों के बहुतों के साथ है सर। ठीक है, रुकिए सर, एक जैन साहब,
ठीक है, एक जन साहब, जो फ्री हैंड सरकार ने प्रशासन को दिया है, क्या इससे पहले प्रशासन के हाथ बंधे हुए थे कि ऐसे बाहुबलियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, जो अब छूट मिल गई है? देखिए, जो एक्शन अतीक के खिलाफ, मुख्तार अंसारी के खिलाफ हुआ है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है और ऐसे एक्शन प्रदेश में जारी रहने चाहिए पुलिस फोर्स के द्वारा। इससे जो है, मैंने जैसा पहले कहा, इससे जो अब बहुत से अपराधी हैं वो हतोत्साहित होते हैं और जो अन्य अपराधी भी हैं, कोई भी अपराधी हो, जो माफिया हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, उन सब की इस प्रकार की अवैध अर्जित संपत्तियों की जब्ती होनी चाहिए। एक मैं बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता था, जो और बड़े बड़े माफिया और बड़े बड़े अपराधी जिस प्रकार से गैंग चलाकर अपहरण करते थे, जमीनों पे कब्जे करते थे, उस पर बहुत सख्ती से रोक लगी है, पुलिस के द्वारा लगाई गई है और नेचुरली तभी होता है जबकि शासन के निर्देश होते हैं और ये स्वागत योग्य है। ये स्वागत योग्य है कि जो अपहरण भी जो भी हुए हैं, चाहे गोरखपुर में हुआ है, कानपुर में हुआ है, एक दो अन्य स्थानों पे हुए हैं, उसमें आप ये पाएंगे कि उसमें उनके परिचित इन्वॉल्व थे फिरौती वसूलने में, इसीलिए उन्होंने हत्या भी कर दी, क्योंकि परिचित जब भी कोई अपहरण करता है तो हमेशा मार देगा, क्योंकि उसको एक खतरा रहता है कि कहीं मेरी शिनाख्त ना हो कर दे। तो ये कोई इसमें ऑर्गेनाइज्ड गैंग का, जैसे पहले श्री प्रकाश शुक्ला, बड़े बड़े गैंग्स चलते थे, रमाला गैंग था वेस्टर्न यूपी में, वो इस प्रकार के गैंग किडनैपिंग वगैरह में नहीं है। जो घटनाएं हो भी रही हैं, हम लोग भी उसकी समीक्षा करते हैं, उनमें एक्शन हो रहा है। अपराध के बाद पुलिस का क्या रवैया रहा, पुलिस ने कितनी तेजी से अपराधी केस को वर्कआउट किया, अपराधियों की गिरफ्तारी की, वेपन्स की बरामदगी की, गैंगस्टर्स एक्ट NSA में कार्रवाई की, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अपराध तो देखिए क्राइम प्रोन प्रदेश है, मैं 37 ईयर्स मैं भी इस प्रदेश में रहा हूँ, घटनाएं हमेशा से होती रही है, कोई ऐसा वर्ष नहीं है कि जब जिसमें कहा जाए कि साहब उस समय अपराध एकदम से खत्म हो गए थे। तो अपराधियों के ऊपर तो टूट के पड़ना चाहिए पुलिस फोर्स को। मैं तो सबसे जब भी मिलता हूँ पुलिस ऑफिसर से यही कहता हूँ कि आप सड़कों पे आइए, फील्ड में घूमिए, आपकी प्रेजेंस दिखनी चाहिए सीनियर ऑफिसर्स की, और क्रिमिनल्स की लिस्ट बनाकर कि थाने के लेवल पे, जिले के लेवल पे उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, बहुत ऐसी कार्रवाई करिए जिसको नजीर माना जाए। उससे जो छुटभइये अपराधी हैं वो सब अपने बिलों में स्वयं चले जाते हैं। हाँ। नवीन जी, क्या ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है जो या सरकार के इस टाइम पे जो कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष से घेर रहा है, उससे ध्यान हटाने की कोशिश है कि ऐसे बाहुबलियों पर एक्शन अचानक से लिया जा रहा है? देखिए वंदना जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस इस प्रकार के संगठित अपराधियों के खिलाफ कानपुर की घटना के पहले से ड्राइव चलाई हुई थी। इस घटना के पहले इलाहाबाद में अतीक अहमद की संपत्ति जब्त करना, अतीक अहमद का भाई जो समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक रहा और बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या का आरोपी था, वर्षों से फरार था, 1 लाख का इनाम था, अशरफ, उसकी गिरफ्तारी करना, गाजीपुर और पूर्वांचल के जिलों में मुख्तार अंसारी, उनके परिवार, उनके गुर्गों के नाम पर जो 3-3 लाइसेंस बने हुए थे, सैकड़ों लाइसेंस जब्त करना, उनके लोगों की संपत्ति जब्त करना, सुंदर भाटी गैंग के खिलाफ कार्रवाई करना, मऊ में रमेश सिंह काका के खिलाफ कार्रवाई, ये सारी कार्रवाई चल रही थी। मीडिया का अटेंशन इस घटना के बाद थोड़ा इस पर आया, कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा वंदना जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे विपक्ष के मित्र लगातार एक बात को कहते हैं कि साहब गंभीर अपराधों में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 है। हाँ। मैं एक चीज सिर्फ जानना चाहता हूं, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, क्या 23 करोड़ की आबादी वाले राज्य के अपराध की संख्या की तुलना 1 करोड़ आबादी वाले राज्य से की जा सकती है क्या? मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। सबके पास गूगल है, गूगल पर सर्च अनुपात के हिसाब से देखिए तो उत्तर प्रदेश बहुत नीचे है, और उत्तर मैं उदाहरण देना चाहूंगा, 2017 से आज 2020 में 4 वर्षों में, लेकिन नवीन जी, साल के पहले 7 महीने यानी 31 जुलाई तक के आंकड़ों को देख लीजिए, गंभीर किस्म के जो अपराध है, चाहे हत्या, बलात्कार और 24 करोड़ की जनता है, गिरावट हुई है। ठीक है, दूसरे राज्यों की तुलना में अगर जनसंख्या की तुलना की जाए तो उसमें अपराध, अगर आप कह रहे हैं तो कम हुआ है, लेकिन पहले जब आप विपक्ष में थे तब उतने ही करोड़ की जनता थी, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन उसी जनता पर आप कहते थे कि अपराध उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर पहुंच गया है। तब भी तुलना दूसरे राज्यों से होती थी, तब भी पॉपुलेशन उतनी ही थी। बोलिए सर, बोलिए। देखिए दिक्कत क्या थी,
मैं कह रहा हूँ अपराध पहले भी होते थे, अपराध आज भी हुए, लेकिन अपराध को कंट्रोल करने के लिए पुलिस कितनी प्रभावशाली कार्रवाई करती है सरकारों की मंशा पर निर्भर होता है। जैन साहब बेहतर बता पाएंगे। आखिर अगर सरकारों की मंशा पिछली अच्छी होती तो इस प्रकार के लोग 15-15 साल से जेलों में रह के विधायक सांसद नहीं बनते, इतना बड़ा इंपायर नहीं खड़ा होता। तो सरकारों की मंशा पर था कि अपराध होते थे और अपराधी की जात, उसके प्रभाव, उसकी पार्टी, ये सारी चीजें देख के कार्रवाई होती थी। थानों से 302 के आरोपी छोड़ दिए जाते थे। आज भाजपा की सरकार में कुछ जगह पर मैं ये स्वीकार करूंगा कि कुछ हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की कर्तव्य जो उनका निर्वहन था उसमें शिथिलता के कारण, उनकी लापरवाही के कारण कुछ दुखद घटनाएं हुई, लेकिन हमने उस पर भी कार्रवाई की। उनको न सिर्फ निलंबित किया, उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा। कई आईपीएस अफसरों को निलंबित करके उनके खिलाफ हम जांच भी कर रहे हैं और 500 से अधिक सीओ रैंक से नीचे के अधिकारियों को हमने अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी। और वंदना जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, शायद मेरी बात अधूरी रह जाएगी। हम अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, अपने पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने के लिए भी हमने 2,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पुलिस लाइन में, थानों में जो हमारे सिपाही, हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, उनके रहने की आवासीय व्यवस्था ठीक हो, और 1 लाख से अधिक सिपाहियों की और 10,000 से अधिक सब इंस्पेक्टर्स की भी भर्ती की है, ताकि पुलिस बल की संख्या भी बढ़े, उनके ऊपर काम का बोझ कम हो। तो हम लगातार मल्टी डायमेंशनल काम कर रहे हैं जिससे कि हम अपराध को नियंत्रण में ला सके। ठीक है, हाफिज गांधी जी, संतुष्ट है आप इनकी बात से? लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अब दुरुस्त होने वाली है, कानून का राज होगा? और जब सरकार में रहते हैं क्या आर्गुमेंट बदल जाते हैं। अभी एनसीआरबी के डाटा को नकार रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा परसेंटेज में आता है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो रिसोर्सेज भी ज्यादा है, पुलिस का संख्या बल भी ज्यादा है, यानी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा है। तो ये कहना कि दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ पर अगर संख्या ज्यादा आ रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही है। तो मैं समझता हूँ कि क्राइम कंट्रोल होना चाहिए। तो जब आप सरकारों में नहीं होते हैं तो आप जो है दूसरी सरकारों पे जो इल्जाम लगाते हैं क्राइम कंट्रोल नहीं होते, लेकिन जब आप सरकार में जाते हैं तो फिर आपके आर्गुमेंट बदल जाते हैं। और जहां तक सरकार की मंशा का सवाल है तो विक्रम जोशी का एग्जाम्पल ले लीजिए जो पत्रकार थे, या रतन सिंह का एग्जाम्पल ले लीजिए बलिया में। रतन सिंह ने अपनी मौत की आशंका जताई थी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? इसी तरह से विक्रम जोशी अपनी जान गंवा दिया, लेकिन जो है उससे पहले तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बार बार कहता हूं कि पुलिस का काम प्रिवेंशन का है, डिटेक्शन का है। ये नहीं कि कुछ हो जाए तो जो है उसके बाद कार्रवाई की जाए, उसके बाद तो हर सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन प्रिवेंशन का काम है, डिटेक्शन का काम है। ये शायद पुलिस से नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैं देखिए डिबेट को किसी धर्म जाति विशेष को नहीं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि अपराधी अपराधी है। इसलिए सरकार से मांग करता हूं कि सरकार वाइट पेपर लेकर आए कि कौन कौन माफिया है और कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको सरकार ध्वस्त करने वाली है, जिनको सरकार गिराने वाली है। और इसी के साथ साथ जो एंटी भू माफिया स्क्वाड बनाया था सरकार ने, उसके ऊपर भी सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर आई कि कहां इन्होंने जमीन सरकार के कब्जे में ली है और कौन कौन वो लोग उनके नाम भी जो है पब्लिक। नहीं, सरकार कह रही है कि हम कहने में यकीन नहीं करते, हम तो करके दिखाते हैं जो हम दिखा रहे हैं। नहीं तो सारे ऐसे विषय होते हैं जिसको पब्लिक डोमेन में हम नहीं जा सकते। तो झांकिए, अभी तो बहुत से बाहुबली बाकी है। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था क्या चल रही है? उत्तर प्रदेश में हर एक दिन कोई ना कोई बड़ी घटना हो रही है जिसको ये सरकार रोकने में नाकाम है। कहीं पर जो है बच्चों की दिव्या काट दी जा रही है, रेप की घटनाएं आम हो चुकी हैं, दलित का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा हुआ है। और जो पुलिस के मनोबल की आप बात करते हैं, वो पुलिस का मनोबल भारतीय जनता पार्टी के लोग जब उस पर अटैक करते हैं, जब बनारस के अंदर जब अटैक होता है पुलिस पर और पुलिस पर कार्रवाई हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तब पुलिस का मनोबल गिरता है। ठीक है सर। कमलाकर त्रिपाठी जी, क्या विपक्ष का काम केवल विरोध के लिए विरोध करना रह गया है, या फिर अगर इस तरह की कार्रवाई होती है बाहुबलियों पर जिन पर वर्षों से कार्रवाई नहीं हुई थी, जो वाकई होनी चाहिए थी, तो उसका स्वागत क्यों नहीं करता विपक्ष? आप कैसी बात कर रही हैं वंदना जी? सारे लोग उस चीज का स्वागत कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्या विपक्ष जो है वो आईना नहीं दिखाएगा? हाँ। एक पुराना शेर है ना, इधर उधर की तो बात। अभी मैं डिबेट पे हूँ, 5-7 मिनट में खाली होगा तब कॉल आपकी रिसीव करूंगा मैं, ठीक है? समझिए, जब कमलाकर जी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है नवीन जी, कमलाकर जी आपसे पूछ रहे थे कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा? कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठा रहे हैं। नवीन जी, आवाज मिल रही है आपको? नवीन जी,
देखिए वंदना जी, जब कोई पत्रकार ये बताता है कि प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी में जो है वो उनके अडॉप्टेड गांव में कोई 1 रुपया MP लैड फंड से नहीं गया है, तो रात में पुलिस उसको उठा करके ले जाती है, मारती पीटती है। यहाँ तो आवाजों को दबाने का काम हो रहा है। यहाँ पर जो आपको सही बात कहने वाले की जुबान काट लेने का काम हो रहा है। यहाँ कस्टोडियल डेथ होती है, पत्रकार की हत्या होती है, आम जनता की हत्या होती है, बच्चियों के रेप होते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता NCERT की 35 करोड़ की किताबें अवैध छपवा करके जो है वो पकड़ा गया है। आप ये सोचिए, पहली चीज की 35 करोड़ रुपया उसके पास आया कहां से, और दूसरी चीज की ये कितने समय से ये इस तरह के नेक्सस चल रहे हैं, जिस इन नेक्सस पर प्रहार करने के लिए इन्होंने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है, क्योंकि ये इनके संरक्षण में पल रहे हैं। हम बार बार ये कहेंगे, जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो स्वागत योग्य हैं, लेकिन पिक एंड चूज जब आप करते हैं तो अपराधी जो है वो हमेशा वो रास्ता निकालता है। अपराधी तो शुरू से सत्ता के साथ अलायन करता है, और आपने उसको ये रास्ता बता दिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और यही स्थितियां हो रही हैं। इस पूरे सरकार जो है वो हनक से चलती है, और इस सरकार की हनक समाप्त हो चुकी है। अपराधियों में भय समाप्त हो चुका है। समाज में वो खुलेआम छुट्टे घूम रहे हैं। जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करने वाली सरकार थी, उसके में शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर के सारे घोटाले हो रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से लेंगे? ठीक है, नवीन जी बताइए कि कारवा क्यों लूटा सर? कारवा क्यों लूटा, ये प्रश्न वो लोग पूछ रहे हैं जो पहले कारवों को लूटते रहे हैं। अब उनको दिक्कत यह है कि उनकी सरपरस्ती में जो लोग खुशहाल हुए थे, जो लोग मालामाल हुए थे, उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कार्रवाई कर रही है। यह इनकी दिक्कतों का राज है। मेरा तो सिर्फ ये अनुरोध है कि भैया, बहुत दिन जात धर्म पंथ मजहब की नाम की राजनीति कर ली है, अपराधियों को संरक्षण दे लिए, जनता ने 14, 17 और 19 में खारिज कर दिया है। अब समाज के लिए जुड़िए, जाति पात छोड़िए, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करिए। अपराधियों के खिलाफ सकारात्मक सोच रखिए। अपराधियों की जात खोज के किसी भगवान की मूर्ति लगवाने की बात मत करिए। शहीदों की शहादत को भी हिंदू मुसलमान मत करिए। शमशान कब्रिस्तान तो आप करके देख चुके हैं, शहीदों की शहादत को भी हिंदू मुसलमान करके देख चुके हैं। सरकार कार्रवाई कर रही है। कहीं अगर वंदना जी एक सेकंड, अगर कहीं आपको ये लगता है आप विपक्ष की भूमिका में हो, हफीज जी तो लाके प्रोफेसर भी हैं, आपको लगता है कि सरकार की कार्रवाई कहीं बायस्ड होके है, कहीं किसी के साथ अच्छे या बुरे पिकअप एंड चूज के हिसाब से है, तो अगर आपको संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा हो, जो कि है नहीं आपका हालांकि, तो आप न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, PIL कर सकते हैं कि साहब ये लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हम करेंगे कार्रवाई, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमको करना पड़ेगा, लेकिन हम कार्रवाई सबके खिलाफ कर रहे हैं। जिसके खिलाफ कहीं कोई चीज है कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिनके खिलाफ वर्तमान में कोई केस नहीं है, वर्तमान में कोई उनके खिलाफ शिकायत नहीं है, तो कार्रवाई का कोई वैधानिक आधार भी होना चाहिए। ठीक है, अब्दुल हाफिज गांधी जी सबूत मांग रहे हैं नवीन जी आपसे। देखिए, बार बार कह रहे हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जातिवाद का इस्तेमाल करती है, वो मैं समझता हूं कि हिस्ट्री में अनपैरेलल्ड है कि देश के प्रधानमंत्री को यह बताना पड़े कि मैं OBC कास्ट से आता हूं। इसी भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के इलेक्शन से पहले जातिवाद सम्मेलन कराए थे। हलवाई समाज, प्रजापति समाज जातिवाद सम्मेलन कराए थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के दूसरों को जो सबक दे रही है कि जातिवाद की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति की जनक है। आज आप उत्तर प्रदेश में उठाकर देख लीजिए, आज आपके ही विधायक बोल रहे हैं, आपके ही विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, आपके विधायक ही कह रहे हैं कि आज एक पर्टिकुलर समाज को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही, हम नहीं कह रहे हैं। अगर आपके विधायक कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच होगा। अभी एक ऑडियो आया है गोरखपुर के विधायक का, वो भी यही इल्जाम लगा रहे हैं कि एक खास जाति को इस सरकार में जो है इंपॉर्टेंस दी जा रही है, महत्व दिया जा रहा है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक कह रहे हैं, MPs कह रहे हैं, MLAs कह रहे हैं, वो चिट्ठियां लिख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर जो है जातिगत राजनीति करने का आरोप लगा रही है। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अपराधी के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये ठीक है नवीन जी, आप तो कह रहे थे कि चिंतक हैं इन लोगों के जो इन पर कार्रवाई हो रही है, वो तो कह रहे हैं कि हम तो स्वागत कर रहे हैं आपके एक्शन का, लेकिन पिक एंड चूज मत कीजिए, आप सब पर कार्रवाई कीजिए। देखिए, किसी को आप 100% संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। विपक्ष को ये लगता है कि सिर्फ आलोचना करने से ही सब कुछ होता है, तो वह जहां मुद्दा नहीं है वहां भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं।
मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है और आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, कम से कम देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखिए, जो सामान्यतः आप लोग नहीं करते हैं। न्यायालयों के दरवाजे खुले हैं, बहुत सारे मुद्दों पर लोग कोर्ट में जाते हैं। आप कोर्ट को जाओ, कोर्ट को कहो कि भैया सरकार नहीं ठीक कर रही है, गलत कर रही है, कार्रवाई होगी अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन आप वो भी नहीं करेंगे। आपके साथ दिक्कत है कि ना आपके पास मुद्दा रह गया है, ना जनाधार रह गया है, ना कुछ रह गया, संगठन रह गया है। आप उठ के सुबह एक ट्वीट कर देना और चैनलों में आके सरकार के लिए कुछ न कुछ कहना, बस इतना ही काम रह गया। केवल आलोचना करना या ट्विटर पर ही जंग छेड़ना काम रह गया विपक्ष का। ये नवीन जी पूछ रहे हैं आपसे कि सबूत है तो फिर आप जाइए कोर्ट के पास। हाँ, बहुत सुंदर बात कही इन्होंने। ये सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि आम जनता को न्याय दे पाने में सक्षम नहीं है। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचर है, कोलैप्स कर चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोलैप्स कर चुकी है कि ये आम जनता को न्याय नहीं दे सकते। अगर आम जनता को न्याय चाहिए, अगर विपक्ष को न्याय चाहिए, ये विपक्ष द्वारा दिखाए गए आईने को ये नहीं देखना चाहते। अगर वो न्याय चाहिए तो न्यायपालिका में जाए, तो ये सबको पता है। और हम और हफीज जी दोनों लोग लीगल बैकग्राउंड से हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अच्छा है कि इन्होंने स्वयं चैनल पर इस बात को कह दिया। मैं भी यही कह रहा हूं वंदना जी कि ये सरकार पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। इसका न भ्रष्टाचार पे अंकुश है, न अपराध पे अंकुश है, न महंगाई पे अंकुश है, न बेरोजगारी पे अंकुश है। इसमें आशा कार्यकर्तियों से लेकर अच्छा कमलाकर जी, आप इनसे सवाल कर करके आप ऊब चुके होंगे, लेकिन सारी चीजों में ठीक है, आप ये मान चुके हैं कि सरकार पूरी तरह से विफल है हर चीज पर, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे दूसरे तमाम मुद्दे हो। क्या अब आप इसके लिए कोई और विकल्प ढूंढेंगे? क्या वाकई आप कोर्ट जाएंगे? सरकार को आईना कैसे दिखाएंगे? सर सवालों से तो वो मान नहीं रहे। नहीं, हम तो सड़कों पे जाएंगे। हाँ। हम तो राजनीतिक पार्टी हैं वंदना जी, हम सड़कों पे जाएंगे। जनता के मुद्दों को लेकर के जो है वो हम पहले भी सड़कों पर, सड़क पर, संसद पर, विधायिका में रहे हैं और रहेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो चुन करके आए हुए हैं, वो उन जगहों पर उन बातों को करते हैं। और जो हम जो समाज में रहने वाले लोग हैं, वो समाज के, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम न्यायपालिका का भी दरवाजा खटखटाएंगे। बात तो यहाँ ये हो रही है कि सरकार किस चीज को कर पाने में सक्षम है या नहीं है। जब सरकार अपनी अक्षमता जाहिर कर रही है कि अगर आपको न्याय चाहिए तो न्यायपालिका में जाइए, तो वो समय आएगा तो ठीक है नवीन जी, अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन होगा आपके खिलाफ। जी, जिस दल के पास न कार्यकर्ता है, न मुद्दा है, न संगठन है, जो सिर्फ ट्विटर तक सीमित है और उनके प्रदेश अध्यक्ष प्रतिदिन कहीं न कहीं नौटंकी करने तक सीमित है, वह पार्टी कहाँ जनता के बीच जाएगी? ये स्वयं में तो साथ चाहिए, नैतिक बल होना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। हमारे प्रदेश जो गरीबी हटाओ का नारा देते हुए देश में गरीबी, नवीन जी वो कह रहे हैं कि जनता है हमारे साथ और इतने कार्यकर्ता तो हैं कि आपके खिलाफ आंदोलन कर सके। चुनाव मिलकर साथ लड़ते हैं, क्या जाएंगे जनता के बीच में? इनको कहिए कि घर में बैठ के आराम से ट्वीट करें, देख लीजिएगा, घर से बैठ के चैनल पे प्रवचन दे। जनता कार्यकर्ता है। ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नवीन जी ठीक है, कमलाकर जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुल मिलाकर योगी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अपराधियों की अब उत्तर प्रदेश में खैर नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा बाहुबली हो, कितना बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, योगी सरकार में सब नपेंगे। बचने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। सपा बसपा की नहीं बल्कि योगी की हिम्मत वाली सरकार है। ये सरकार बता रही है जो ना बाहुबलियों से डरती है, ना ही आलोचनाओं से डरती है। उम्मीद है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।